नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक खास शख्सियत से। उनसे हम बजट के ऊपर भी बात करेंगे, उनके समाज सेवा में अग्रसर जो होकर वो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, उद्योगपति व समाज सेवी बोधराज सीकरी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, आप अपने आप को किस श्रेणी में लेकर आते हैं, नेता, उद्योगपति या समाज सेवी? बड़ा हास्यास्पद प्रश्न पूछा आपने। वैसे तो मैं अपने आप को इंसानी समझता हूँ। आपने स्पेसिफिक पूछा है समाज सेवा और नेता में क्या अंतर है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, समाज सेवा एक सीमित दायरा है। जब व्यक्ति उस सीमित दायरे से हट करके कुछ ऊंचे स्तर की समाज सेवा करना चाहता है तो उसका प्रयत्न ये होता है कि वो राजनीति में आकर के अपने लक्ष्य को पूर्ण करे। तो उस हिसाब से तो मैं उद्योगपति तो हूँ ही हूँ बाय प्रोफेशन, और समाज पिछले 30 वर्षों से मैं समाज के प्रति समर्पित हूँ। जितना हो सकता है ईश्वर ने मुझे दिया है, कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाना है तो मुझे राजनीति का सहारा लेना पड़ा। तो यू कैन से वन पर्सन हैविंग 3 रोल्स। ओके। तो सर, कई बार ऐसा होता है कि जो समाज सेवी होते हैं कुछ टाइम बाद, अपने कुछ कार्यकाल के बाद वो सोचते हैं कि हमें नेता बनना ही पड़ेगा। क्या कारण होता है उसके कि कुछ ऐसी चीज़ें कि समाज सेवा के क्षेत्र में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं जिसके लिए या तो हम कहें पावर की ज़रूरत है, या क्या मानते हैं कि समाज सेवा करते करते नेता बनना क्यों ज़रूरी हो जाता है? नहीं, देखो, 2 अलग अलग पहलू हैं। जब आप समाज के प्रति सेवा करते हैं तो सरकारी जो तंत्र है वो भी आपकी सेवाओं को देख रहा है। तो आपकी मान्यता खाली नागरिकों की निगाह में नहीं, सरकारी तंत्र के निगाह में भी हो जाती है। जब आप एक सच्चे समाज सेवी के नाते किसी सरकारी अफसर के पास किसी जेन्युइन काम के लिए जाते हैं तो वो आपकी बात को सुनता है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, आपको तो मालूम ही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हरियाणा सरकार ने मुझे वाइस चेयरमैन बनाया है हरियाणा CSR ट्रस्ट का। तो वो भी एक मान्यता है, सेवा भाव से है, वो भी एक मान्यता है। तो मुझे किसी भी सरकारी अफसर के पास जाने पे कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि मैं किसी गलत काम के लिए, गलत व्यक्ति के लिए जाता ही नहीं हूँ। उचित व्यक्ति के लिए, उचित काम के लिए, जहाँ छवि भी खराब नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी भी होनी चाहिए, किसी का वास्तविक जेन्युइन काम होना चाहिए, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। सरकारी तंत्र के अंदर काफ़ी सुधार हो चुका है। आज सरकारी अफसर काफ़ी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। तो जब हम जाते हैं समाज सेवी के नाते कहो, चाहे राजनेता के नाते कहो, चाहे किसी वर्कर के नाते कहो, चाहे उद्योगपति के, तो पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग। तो सर, समाज सेवी होने के नाते अभी क्या क्या कार्य हैं जो आपके द्वारा करवाए जा रहे हैं? देखो, करवा तो कुछ हो ही रहा है, ईश्वर करता है, मैं करने वाला नहीं हूँ। कहते हैं करता है काम और कोई, पर नाम और का होता है। जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। दीपक नहीं जल रहा, वो बाती जल रही है, वो तेल जल रहा है। तो आजकल जो मेरा फोकस चल रहा है, हालांकि अभी हमने हाल ही में पंजाबी बिरादरी महासंगठन एक संस्था बनाई है जिसमें सब पंजाबियों को एकत्र करके एक माला के अंदर पिरोने का लक्ष्य है। और उसके प्लेटफॉर्म पे 3 महीने के अंदर हमने कम से कम नहीं ½ डज़न प्रोजेक्ट भी कर दिए हैं। आज की डेट में जो मेरा वास्तविक फोकस चल रहा है वो है वैक्सीनेशन के ऊपर, क्योंकि माननीय हमारे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने आह्वान किया, हमारे प्रांत अध्यक्ष ने आह्वान किया, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा थी, और हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी जो हैं, जो अभी हाल ही में मंत्री बने हैं, वो हमारी कोविड वॉलंटियर्स कमेटी के संयोजक हैं। तो इन लोगों की प्रेरणा से मैंने वैक्सीनेशन को, टीकाकरण को काफ़ी गंभीरता से लिया। और पिछले कोई लगभग 2.5 महीने में 24,000 लोगों को डोर टू डोर वैक्सीनेशन का हम काम कंप्लीट कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में मैं CMO के साथ संपर्क में हूँ और उन लोगों का भी काफ़ी हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, और हम भी पूरा सहयोग करेंगे। हमारी 20-25 वॉलंटियर्स की टीम है जो आने वाले दिनों में, जब ही भारत सरकार की ओर से 12 से 15 की एज ग्रुप के बच्चों का जब टीकाकरण होगा, हम उसको बहुत गंभीरता से लेने वाले हैं। जी। तो सर, आप एक सफल उद्योगपति हैं, तो बजट जो है ऑलरेडी पेश हो चुका है, तो क्या कहेंगे कि किस किस को इससे फ़ायदा होने वाला है और किसको नुकसान? एक शब्द है विलक्षण और अद्भुत। ये जो बजट है, मैंने काफ़ी गहराई से इसका अध्ययन किया है।
ये विलक्षण बजट है और इसको बनाते समय हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदय ने, प्रधानमंत्री महोदय ने 25 साल के बाद हमारी क्या ज़रूरत होगी उसको देखते हुए बजट बनाया है। इसमें शिक्षा, अगर आप देखें 200 टीवी चैनल डेडिकेटेड फॉर द एजुकेशन पर्पस, किसी ने सोचा था? जी। डिजिटल यूनिवर्सिटी ये पहला कंसेप्ट है वर्ल्ड के अंदर कि एक सरकार इस स्तर पर जाके डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रही है। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, किसानों के लिए 2.37 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन, जो सीधा कृषि प्रधान देश है हमारा, किसानों के पास जाएगा। डिफेंस के लिए 65% डोमेस्टिक सोर्सिंग। अब देखिए, देश की सुरक्षा हो, शिक्षा हो, पर्यावरण, इसमें इन्होंने सोलर के ऊपर कितना जोर दिया है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के ऊपर जोर दिया है, महंगाई को दूर करने के लिए, रोजगार दूर करने के लिए एक इन्होंने बड़ी अद्भुत स्कीम निकाली थी, PLI, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। उसके परिणाम आने लगे हैं। वो आत्मनिर्भर भारत की एक आधारशिला है, उसकी आत्मा है। तो इसलिए इस बजट के अंदर जो आने वाले परिणाम होंगे उसकी आपको, अभी आज की डेट में आप सोचेंगे तो कागजी कार्रवाई है, वास्तव में बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया गया है सरकार के द्वारा। और आने वाले दिनों में विशेषकर जो इस समय विदेशों से सोर्सिंग हो रही है जी, जैसे फार्मास्यूटिकल कैटेगरी है जिसमें चाइना के ऊपर हमारी 68% डिपेंडेबिलिटी है, ये सारे के सारे काम इतने भारत के अंदर होने लगेंगे कि पूरा यूरोप और कई कंट्री हमारी ओर देख रहे हैं। एक तो औद्योगिक जगत के अंदर और एक कृषि के अंदर काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। स्वच्छता की ओर देख लो, पर्यावरण की ओर देख लो। तो इस बजट को हर दृष्टिकोण से मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा वित्त मंत्री को और प्रधानमंत्री को। बल्कि कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय गुड़गांव में थे, एक कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था, तो मैं भी वहाँ पर उपस्थित था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके ऊपर जब टिप्पणी की तो लोगों का मन भी गदगद हो गया कि किस प्रकार की श्रेणी है काम करने की सरकार की, कि हमारे समाज के हर अंग को स्पर्श करने की कोशिश की है इस बजट के अंदर। और सर मैं आपसे अगला प्रश्न भी पूछना चाहूँगी। हमारे वायरल सर्च के व्यूवर्स भी जानते हैं कि वायरल सर्च द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कि गुरुग्राम मांगे अस्पताल। तो हम जानना चाहेंगे बोधराज सीकरी जी किस तरीके से इस मुहिम में समर्थन देंगे? देखिए जी, जो उचित कार्य है उसके लिए हर व्यक्ति को समर्थन देना चाहिए, चाहे आपकी मुहिम है चाहे किसी और टीवी चैनल की मुहिम है। इस समय गुरुग्राम की जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ एक तो जनसंख्या ऐसी है जो डेली कम्यूट करती है। तो यदि आप सब मुद्दों को देखें तो मैं तो इसका पूर्णतः सहमत हूँ और इसका समर्थन भी करता हूँ। और यदि मुझे अवसर मिला तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह भी करूँगा कि इस समय हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है निस्संदेह, लेकिन डिमांड अचानक पेंडेमिक आ गया और एक ऐसी सिचुएशन आ गई, ICU की दिक्कत, वेंटिलेटर की दिक्कत, ऑक्सीजन की दिक्कत, मेडिसिन की दिक्कत, डॉक्टर्स की शॉर्टकमिंग। तो इसको देखते हुए मैं भी प्रार्थना करूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी, वैसे भी, कि यस गुड़गांव डिज़र्व करता है, ये कॉर्पोरेट सिटी है। और वैसे भी गुड़गांव कई मामलों में ज़्यादा डिज़र्व करता है बाकी ज़िला के मुकाबले में, क्योंकि 40% रेवेन्यू हम गुड़गांव से देते हैं सरकार को। तो उस नाते भी हमारा अधिकार है, कहते हैं जो कमाऊ पुत्र होता है तो उसकी डिमांड को सरकार को मानना चाहिए। तो उस नाते भी मेरी प्रार्थना होगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ये जो अस्पताल की डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, मैं आपके साथ हूँ और पूरे गुरुग्राम के साथ हूँ। और विद फोल्डेड हैंड मैं प्रार्थना करूँगा सरकार से कि ये जो जेन्युइन डिमांड है इसको अतिशीघ्र लागू किया जाए। सर एक राजनीतिक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी उत्तर प्रदेश चुनावों की अगर हम बात करें तो योगी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बोला है कि कैराना और मुजफ्फरनगर में जो है कि गर्मी को शांत करना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो किस गर्मी की बात हो रही है यहाँ पर? बुद्धि के स्तर से सोचना चाहिए जी। इसका जो संबंध है वो गर्मी सर्दी से नहीं है। जो गुंडा राज जी उत्तर प्रदेश के अंदर चला, बहनें महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, माफिया, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, उन सबको नियंत्रित करने के लिए ये प्रोवर्ब इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा पारदर्शी चरित्र है, पक्कड़ आदमी, साधु है, संत है जी, अध्ययन किया ग्रंथों का, उन ग्रंथों के शास्त्रों के आधार पर वो सरकार का इस समय चलन कर रहे हैं।
तो इसलिए वो जो गर्मी का शब्द है ना, ठीक है, राजनीति भाषा में इसका आप इंटरप्रिटेशन किसी प्रकार का भी कर सकते हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि जो गुंडागर्दी करेगा, जो गलत काम करेगा, जो माफिया बनेगा, उनको वो उनकी गर्मी दूर करके उनको एक ठिकाने लगा देंगे। सर, गुरुग्राम में जो मानेसर है, मानेसर में वार्डबंदी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो वहाँ पे जो दावेदार है मेयर के, वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तो क्या गुरुग्राम से मेयर की इस दौड़ के लिए या इस दंगल में आप भी उतरेंगे? ऐसा है जी, मैं एक संगठन का सिपाही हूँ जी, और जो वास्तव में डेडिकेटेड सिपाही होगा वो कभी भी अपने आप को दावेदारी नहीं करेगा। हाँ, अगर संगठन महसूस करता है कि ये कॉर्पोरेट सिटी है, ये मिलेनियम सिटी है, ये एजुकेटेड सिटी है, ये जागरूक सिटी है, इसको इस बार मेयर चाहिए एजुकेटेड प्लानर, सीईओ टाइप, जो प्लानिंग कर सके, जो जागता रहे, जो जागरूक रहे, औरों को भी जगाए। तो अगर संगठन महसूस करता है वो अलग बात है, अदरवाइज मेरी कोई दावेदारी नहीं है, मैं कोई दरख्वास्त देने वाला नहीं हूँ कि हाँ जी मेरी एप्लीकेशन कर, वो गलत बात है। हमने संगठन के साथ जुड़ने का मतलब है समर्पण, अनकंडीशनल समर्पण, कोई प्री कंडीशन नहीं कि नहीं जी मैं इस समय ये वाला कार्यभार संभाल रहा हूँ या इतनी सेवा कर रहा हूँ समाज की या शहर की तो मुझे दिया जाए ना। ये संगठन ने निर्णय लेना है, टोटली डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड समर्पण, पूरा समर्पण, कि यदि संगठन महसूस करता है कि ये कैंडिडेट यस इसके लिए है तो मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके आदेश के आगे मनाही नहीं है। और अगर वो महसूस करते हैं एक सिपाही के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते सेवा करते तो करते रहेंगे, जब तक जीवन है करते रहेंगे। बाकी आपने बोला कि अभी बहुत समय पड़ा है, दिल्ली दूर है जी, कहते हैं वक्त बहुत पड़ा है, वक्त की बात है, वक्त खुदा होता है, वक्त के हाथ पर हर वक्त छपा होता है, वक्त से पहले मुलाकात कहाँ होती है, वक्त का खेल है, मिलता है जुदा होता है। तो भी बहुत वक्त पड़ा है, जब वक्त आएगा सरकार भी सोचेगी, संगठन भी सोचेगा, मैं भी सोचूंगा, मेरे और जो प्रतियोगिता के अंदर मेरे साथ होंगे वो भी सोचेंगे। तो ये ईश्वराधीन है बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन आपका प्रश्न अच्छा है, इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट, बट मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। संगठन अगर महसूस करेगा तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर वायरल सच से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बोधराज सीकरी जी। आने वाला समय बताएगा कि क्या सही में गुरुग्राम, जो कि सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है पूरे हरियाणा को, क्या यहाँ पे सही में कॉर्पोरेट जगत के मेयर की ही रिक्वायरमेंट है, जो कि पूरी सही ढंग से प्लानिंग कर पाए, सोच पाए कि सही में गुरुग्राम को चाहिए क्या। क्योंकि सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज जो है वो गुरुग्राम में है। और जो आज इन्होंने भी हमारे साथ पहल दिखाई कि गुरुग्राम मांगे अस्पताल में जो हमारा समर्थन है वो दे रहे हैं। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, आगे जरूर पहुंचाएं। बहुत जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे।